नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल का कंप्लीट कोर्स। जीएस 5th जीएस 6 दोनों पेपर कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं। सेम लेक्चर की बुक अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी इंग्लिश में उसका लिंक मिल जाएगा, दोनों लैंग्वेज में है। और ये अभी हमारा जीएस 5th का 17th लेक्चर है। ओके, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया अब तक। उत्तर प्रदेश की जनरल इन्फॉर्मेशन देखी है जो मेनली प्री के लिए काम की है, और मेंस में हमें वहां से कुछ कुछ इनपुट लगभग हर क्वेश्चन में मिलेगा। फिर हमने उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास देख लिया, और फिर उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर मध्यकालीन हम देख रहे हैं, उसमें दिल्ली सल्तनत और जौनपुर ये वाला पोर्शन अपन देख चुके हैं। तो अब हमें मुगल पीरियड देखना है, अवध देखना है, और इसके बाद में भक्ति एंड सूफी मूवमेंट उत्तर प्रदेश में देखना है। तो ये भक्ति सूफी मूवमेंट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मुगल वाला हम आज कर लेंगे, अवध वाला भी हम आज कर लेंगे। तो इतना करके हमारा मध्यकालीन इतिहास तक उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमें मुगल वाले पे जाना है ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। सर्की तक हमने देख लिया था। तो हमने आपको पहले भी बताया कि दो ही चीजें आ सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मुगल साम्राज्य है या मुगल शासन है उसकी स्थापना, और दूसरा हमने आपको बताया कि इसका उत्तर प्रदेश पे प्रभाव, और इसके बाद में जो अवध की स्थापना हुई है वो, है ना। इतना इसमें आ सकता है। तो देखिए, अगर ये आता है तो आप में क्या लिखेंगे, इसमें एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन, बीच में क्रोनोलॉजी बताएंगे कि कैसे कैसे मुगल सत्ता उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई, है ना। यूपी सेंट्रिक लिखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे इसमें। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि द पॉलिटिकल फेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज क्लोजली टाइड टू द सक्सेस और फेल्योर ऑफ द मुगल एम्पायर। ये क्यों इंट्रोडक्शन हमने यूज कराया है ये आप अभी समझेंगे। जैसे बाबर आया तो उसने मुगल सत्ता स्थापित कर दी, फिर हुमायूं हार गया तो उत्तर प्रदेश से और भारत से मुगल सत्ता समाप्त हो गई, फिर अकबर के अंडर में ये फिर से स्थापित हो गई। हालांकि उसका शुरुआती सरहिंद का युद्ध जो है वो हुमायूं के समय में हुआ, है ना। इसलिए ये इंट्रोडक्शन जो है इस पे फिट बैठता है। ओके, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन आप लिखोगे नहीं, ये तो आपको पढ़ने के लिए है, इतना सा आपने लिखना है बस, है ना। पहले ही बता चुके हैं छोटे छोटे। फिर हेडिंग डालेंगे एक एक करके कि क्या हुआ। तो सबसे पहले बाबर के बारे में बता देंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन यूपी अंडर बाबर। तो जिसने भी प्री की तैयारी पहले कर रखी है, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, उसको पता है बाबर ने आती बैक टू बैक 4 लड़ाइयां लड़ी, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। ये आपको ऑलरेडी आता है, उम्मीद है इनको आपको वर्ष भी याद होगा, पेपर के लिए काम का है। और बाबर ने इन लड़ाइयों में किन किन को हराया था ये भी आपको पता होगा। प्री के लिए 4 लड़ाइयां काम की हैं। क्रोनोलॉजी का भी क्वेश्चन इस पे आता है। तो हमें यूपी स्पेशल में इसमें क्या पढ़ना है कि उस लड़ाई के बाद, एक पर्टिकुलर लड़ाई के बाद उत्तर प्रदेश पे मुगल साम्राज्य का पहले से ज्यादा स्थापित होता चला गया, ज्यादा स्थापित होता चला गया, है ना। देखिए कैसे, जैसे अगर हम ये यूपी माने तो जो बैटल ऑफ पानीपत है इसके बाद में इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे कब्जा हो गया, डन, ये वाला इलाका भी। फिर बैटल ऑफ खानवा की बात करें तो जो सेंट्रल यूपी है यहां कब्जा हो गया। फिर बैटल ऑफ चंदेरी की बात करें तो बुंदेलखंड के इलाके पे कब्जा हो गया। इसके बाद मेहदी राय को हराया था, वो मालवा का शासक था इस इलाके का, ना। बैटल ऑफ घाघरा, उसमें बिहार का जो गुट था, बिहार बंगाल वाला, उसको हराया था। तो फिर पूर्वी यूपी पे भी कब्जा हो गया। बस इतना करना है आपने। जिसने हिस्ट्री पढ़ रखी है उसने यूपी की हिस्ट्री का पढ़ते समय उसी पिछली वाली हिस्ट्री को यूपी का टच दे देना है बस, है ना। देखो तो यहां हमने ये आपके लिए कर दिया बैटल ऑफ पानीपत। पहले इसमें बता दिया कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, दिल्ली आगरा पे कब्जा करा, और इससे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है वो मुगल रूल में आ गया। सिंपल। नंबर 2 बैटल ऑफ खानवा, इसमें राणा सागो को हराया, ये मेवाड़ के शासक थे, और इससे जो सेंट्रल यूपी है और गैंगेटिक प्लेन है, इटावा, कन्नौज, दोआब, ये रीजन जहां पे इनका प्रभाव था राजपूत किंगडम का, वो अंडर में आ गए।
फिर बैटल ऑफ चंदेरी, इसमें मैदनी राय को हराया जो कि मालवा के शासक थे, तो बुंदेलखंड रीजन जो है मुगल होल्ड में आ गया। फिर बैटल ऑफ घाघरा, इसमें अफगान कॉन्फेडरेसी थी जो बंगाल के थे, बिहार के थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश पे उनका कब्जा था, तो उनको हराया, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश कब्जे में आ गया। ठीक है ना, सारे फैक्ट पुरानी है, ये प्री में ही आते हैं, तो उम्मीद है कि आप ये क्लास कर रहे हैं तो आपने प्री के लिए हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी पहले कहीं ना कहीं, है ना। तो उन्हीं में हमने यूपी का टच दे दिया। तो ये क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में मुगल साम्राज्य की स्थापना में पहली हेडिंग कि बाबर के अंडर में जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हमने पढ़ लिया। अब क्या देखेंगे, हुमायूं के अंदर में डिफीट हुई है तो उत्तर प्रदेश से मुगल साम्राज्य खत्म हुआ है, तो दूसरी हेडिंग ये आ जाएगी सिंपल, कोलैप्स ऑफ अर्ली मुगल रूल इन यूपी विद हुमायूंस डिफीट। तो इसकी भी लड़ाइयां, ये 5-6 लड़ाइयां तो सब काम किए हैं ना, क्रोनोलॉजी में आती है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, है ना। ये किससे लड़ रहा था, शेरशाह सूरी से। ये भी अफगान रूलर है, वही जो बताया अभी बिहार बंगाल वाले, है ना, मेनली बिहार में था ये। तो बैटल ऑफ चौसा में मुगल जो है वो हार जाते हैं और ईस्टर्न यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से उनका कब्जा खत्म हो जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे लास्ट में हुआ था, है ना। फिर बैटल ऑफ कन्नौज भी हार जाते हैं और इसके बाद में तो कंप्लीट यूपी से इनका कब्जा खत्म हो जाता है, क्योंकि हुमायूं फिर भारत छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। और अगले 15 साल तक सूर एम्पायर का कब्जा रहता है, शेरशाह सूरी, फिर उसके वंशज आदिल शाह सूरी, ये सब है ना, इनका कंट्रोल रहता है। फिर सूर एम्पायर 5 छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है, फिर हुमायूं आता है, फिर एक आध जो उनमें उनको हुमायूं हराता है, बाकी को अकबर हराता है और फिर से मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। तो अगला क्या देखेंगे, अकबर के अंडर में कब स्थापित हो रही है ना, सिंपल है, बस आपको यूपी की हिस्ट्री पढ़नी है, ये ध्यान रखना है ना, दिस इज द मेन पॉइंट। देखिए, तो ऐसा ना हो कि आप यूपी की हिस्ट्री के नाम पे इंडिया की हिस्ट्री पढ़ के चले जाएं, तो आपने हर इवेंट में यूपी का स्पेशल फोकस जो है उसको फाइंड करने की कोशिश करनी है। हमने यहाँ पे अच्छे से किया हुआ है और बुक में भी ये सब लिखा है, सो डोंट वरी। तो अकबर के अंडर में बैटल ऑफ सरहिंद, ये तो हुमायूं के समय भी हुई थी, है ना। तो सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया, बताया ना, 4-5 छोटे छोटों में बट गए थे। पंजाब के इलाके में सिकंदर शाह सूरी था। फिर बैटल ऑफ पानीपत होती है, इसमें हेमू को हराता है जो कि आदिल शाह सूरी का जनरल है, ये भी उन्हीं 5 में से एक है। और इसके बाद में दिल्ली, आगरा, या गेटवे ऑफ यूपी बोल सकते हैं इसको, आगरा को, तो इन पे कब्जा हो जाता है मुगल का, है ना। यूपी में फिर से रिटर्न हो जाता है मुगल रिटर्न, और वो आगरा को अपनी कैपिटल बनाता है। फिर फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है, उसको अपनी कैपिटल बनाता है। उम्मीद है सब पता होगा आपको पहले से, है ना। फिर और कंसोलिडेशन कैसे करता है अकबर, तो वैवाहिक नीति से या फिर जो जागीर प्रदान करते थे उसके माध्यम से, है ना। तो इन माध्यमों से वो धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में अपना कब्जा करता है। और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, उसको छोटे छोटे सूबों में बांटा गया। आगरा, अवध, इलाहाबाद प्रमुख सूबे थे। टोडरमल का जो जाप्ती दहसाला सिस्टम है फिर उसको लागू करा गया। जैसे जैसे मुगल चीजें की, जाप्ती, आईन दहसाला, मनसबदारी, उत्तर प्रदेश को जागीर में बांटना, ये सब चीजें जैसे जैसे यूपी में होती चली जाएंगी तो हम कहेंगे कि यूपी का इंटीग्रेशन होता चला गया मुगल एम्पायर में, ना। ये आप देख ही लिया, राजपूतों के साथ में ये जो नीति की लैंड ग्रांट करता था और मैट्रिमोनियल रिलेशन थे, डिप्लोमेसी, इन सब की वजह से पता चल गया आपको उत्तर प्रदेश में कैसे स्थापना हुई, है ना। इसके बाद तो लंबे समय तक ये शासन यूपी में चला। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा कंक्लूजन कि बाय द एंड ऑफ अकबर्स रेन यूपी हैड बिकम द नर्व सेंटर ऑफ द मुगल एम्पायर। और ये 3 शहरों के नाम लिख सकते हैं आप, बढ़िया, कि पॉलिटिकली आगरा फेमस था, कल्चरली फतेहपुर सीकरी फेमस था, एडमिनिस्ट्रेटिवली इलाहाबाद फेमस था। कोई ट्राइंगल बना के भी लिख सकते हैं। वैसे ये ट्राइंगल वगैरह ये सब या फ्लो चार्ट कुछ भी मेन बॉडी में अच्छे लगते हैं, कंक्लूजन तो आपको सिंपल लाइन में लिखना चाहिए, वो अच्छा लगता है।
तो पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, हमने देख लिया कि भारत में मुगल सत्ता कैसे कैसे स्थापित हुई, उसकी जो पूरी क्रोनोलॉजी है वो हमने देख ली। ओके, अब दूसरा टॉपिक देखते हैं अपना। मुगल काल का उत्तर प्रदेश पे क्या प्रभाव हुआ, ये क्वेश्चन आए, या उत्तर प्रदेश की मुगल काल में क्या भूमिका थी, ये क्वेश्चन आए। दोनों हम इसी मटेरियल से सोल्व करेंगे, है ना। ध्यान रखना, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा लेकिन मटेरियल यही काम आएगा। तो क्या क्या प्रभाव हुए, वही राजनीतिक प्रभाव क्या थे, आर्थिक प्रभाव क्या थे, वो सब हमको लिखने पड़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले कि वही छोटा सा इंट्रोडक्शन। द मुगल पीरियड हैड अ डीप एंड लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड आर्किटेक्चरल लैंडस्केप ऑफ उत्तर प्रदेश। भाई आप बताओ, मनसबदारी आ गई पूरे में तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए, एंड वो गंगा जमनी तहजीब, पारसी एंड उन सब का मिलके उर्दू बन जाना, तो कल्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं। आर्किटेक्चरल लैंडस्केप तो बदल ही रहा है, जैसे ताजमहल बनेगा, फिर है ना आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा। इकोनॉमिक चेंज भी बहुत आएंगे क्योंकि पूरा रेवेन्यू सिस्टम बदल दिया, मनसबदारी व्यवस्था कर दी। तो ये समरी है, एक तरह से क्रक्स है जो हम आगे प्रभाव पड़ने वाले हैं उसका। डन। क्या क्या चेंज आए, सबसे पहले पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट। तो देखो कि उत्तर प्रदेश जो है वो सत्ता का केंद्र बना, कैपिटल सेंटर यहाँ पे बने। तो आप दो के नाम लिख सकते हो, पहले आगरा, बाद में फतेहपुर सीकरी, है ना। टेक्निकली तो अभी आगरा में ही आता है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में। तो इनके जो बीच में है वो पूरा मतलब उस पूरे उसको बोल दिया आगरा फतेहपुर सीकरी कॉरिडोर। तो वो की जो मुगल गवर्नेंस का मॉडल था वो उसका एक प्रमाण बन गया, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो, वरना आप दो राजधानी सिंपल से लिख के छोड़ सकते हो कि पहले आगरा राजधानी थी, फिर फतेहपुर सीकरी राजधानी थी। दूसरा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट में क्या है कि वही उत्तर प्रदेश को सूबों में बांटा गया। तो फिर आप एक दो सूबों के नाम लिख दोगे, वही जो अभी पढ़ के आए थे, आगरा, अवध, इलाहाबाद, है ना। मनसबदारी व्यवस्था यहाँ पे आई। अभी देखो, हम ये सब चीजें पढ़ने वाले नहीं है, मनसबदारी क्या है, जाप्ती क्या है, आईने रसाला क्या है ना। ये सब चीजें जीएस फर्स्ट पेपर में जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब डिटेल में पढ़ी जाती है, वहीं के टॉपिक है। यूपी स्पेशल में हमें बस क्या पढ़ना है कि जो मेन हिस्ट्री है उसके यूपी से क्या क्या लिंक आ रहे हैं, इनको हमें इसमें देखना है। डन ना। तो मनसबदारी सिस्टम, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है मनसबदारी से कर दिया, चाहे रेवेन्यू का हो, चाहे मतलब सिविल हो, चाहे मिलिट्री हो, सब में मनसब बना दिए। मनसब एक रैंक होती थी बेसिकली, है ना। रेवेन्यू रिफॉर्म में वही जो शेरशाह सूरी वाली थी, टोडर मल ने वहां पे लागू करी थी, उसी का रिफॉर्म्ड फॉर्म आईने दहसाला या जाप्ती सिस्टम करके या टोडर मल बंदोबस्त बोल सकते हैं, वो अकबर ने भी लागू करा। तो मुगलों के समय में उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन पे ये प्रभाव हुए। वहां पे राजधानियां बनी, वहां पे नए नए सूबे बनाए गए, मनसबदारी सिस्टम लाया गया और रेवेन्यू के लिए एक नई पॉलिसी, एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लाई गई फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या हुए, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया। ये काम दिल्ली सल्तनत में भी हुआ था और मुगल पीरियड में भी हुआ, है ना। एग्रीकल्चर का उस समय काफी महत्व होता था। तो जब एग्रीकल्चर इरिगेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करा जाएगा तो एग्रेरियन प्रोस्पेरिटी भी आएगी, है ना। कृषि में समृद्धि। आपने पढ़ा होगा वो कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पढ़ाई थी, है ना। तो वो शायद जहांगीर या शाहजहां हमने पढ़ाया था, उसके समय में बनाई गई थी, है ना, जो सर्वाइवल है अभी। तो हमने ये पढ़ा था उत्तर प्रदेश की सिंचाई में। ठीक, देखिए इसके बाद में आता है अर्बनाइजेशन। तो नए नए सिटी सेंटर बन रहे थे, जैसे ट्रेड को बढ़ावा मिल रहा था। ट्रेड को बेसिकली कहाँ बढ़ावा मिल रहा था, देखिए ये जैसे उत्तर प्रदेश नहीं बना रहे, ये इंडिया है ना, यहाँ पे सेंट्रल एशिया, यहाँ पे हो गया अपना
जो मध्य ईस्ट वाला रीजन है ना, मतलब सऊदी को छोड़ के बाकी इधर वाला ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सारा रीजन, मध्य पूर्व का जो रीजन बनेगा डन। तो यहाँ पे मंगोलों का शासन होता था पहले। मुगल जो हैं वो एक साइड से कि मे भी शायद माता या पिता की साइड से वो मंगोल ही थे। तो मतलब इन रीजन में भी उनका कनेक्शन था, लिंक था, प्रभाव था। तो ओब्वियसली जब वो यहाँ के कब्जा करेंगे तो यहाँ से ट्रेड होगा साथ में ना। सेंट्रल एशिया और मध्य पूर्व से ट्रेड होता था, रूट वही था पहले वाला जो उत्तरापथ वाला है, बस वो यहाँ से कनेक्ट होता था, फिर ट्रेड होता था। तो फिर ट्रेड को बढ़ावा मिला, और जैसे ट्रेड को बढ़ावा मिला तो नए ट्रेड सेंटर बने, आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ। ठीक, ये नए 4 ट्रेड सेंटर बन गए, इनको आप याद रख लेंगे। इकोनॉमिक इंपैक्ट में भी हमने 3 देख लिया ना। किन चीज का ट्रेड ज्यादा हो रहा था, तो जो हैंडीक्राफ्ट है उनका हो रहा था, टेक्सटाइल है, कुछ लेदर प्रोडक्ट हैं, मेटल क्राफ्ट हैं, कारपेट वेविंग, इन सब चीजों को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया गया। तो आज भी देखो हैंडीक्राफ्ट के लिए और जो ये कारपेट वगैरह हैं, इन सब चीजों के लिए उत्तर प्रदेश फेमस है। रोड नेटवर्क का एक्सपेंशन किया गया, सराय बनाई गई, ये तो शेरशाह सूरी के समय से ही शुरू कर दिया गया था ना, तभी तो ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। ये ऐसे समझो ट्रेड को बढ़ावा देना था तो ये सराय बनाई गई और सड़कें बनाई गई। 2 प्रभाव हमने देख लिए, राजनीतिक और आर्थिक। इसके बाद में देखिए कल्चरल प्रभाव क्या हो रहे हैं उत्तर प्रदेश पे मुगल रूल के कल्चरल। तो कह रहे हैं सिंक्रेटिक ट्रेडिशन आया, इट मीन्स कि एक धार्मिक समन्वय, आप सहिष्णुता शब्द भी यूज कर सकते हो कि धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया, रिलीजियस टॉलरेंस है ना, या धार्मिक समन्वय को बढ़ावा दिया गया, उसको आप लिख सकते हो। तो ये क्या स्थिति है, जब दो या दो से अधिक धर्म एक साथ कोएग्जिस्ट करते हो, एक दूसरे का सम्मान करते हो, रेस्पेक्ट करते हो, मतलब एक रिलीजियस टॉलरेंस हो, रिलीजियस हार्मोनी हो। तो उससे तो उत्तर प्रदेश में एक नया कल्चर ही बिल्ड हो गया। उस कल्चर को क्या नाम दिया गया, गंगा जमनी तहजीब। इसे अवध के शासकों ने बाद में और बढ़ावा दिया। गंगा जमनी तहजीब मिलीजुली संस्कृति को दिखाता है, हिंदू और मुस्लिम की मिलीजुली संस्कृति है ना। तो ये उत्तर प्रदेश पे कल्चरल प्रभाव हो गए इस समय के। भक्ति सूफी सिंथेसाइज, भक्ति मूवमेंट भी चल रहे थे इस समय, जैसे कि अकबर के समय पे तुलसीदास है ना, और यहाँ पे सूफी में तो आपने देखी है वो शेख सलीम चिश्ती, अकबर उनको काफी मानता था। तो 2 एग्जाम्पल आप यहां से लिख सकते हो कि उनमें भी सिंथेसाइज था, समन्वय था, एक दूसरे के जो अच्छी बातें हैं उसको वो सीखते थे और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बताते थे। और मतलब वो भी हिंदू मुस्लिम एकता, मेनली सूफी और भक्ति आंदोलन उसके केंद्र में थी। हिंदू मुस्लिम एकता, जो जातिगत भेदभाव हो रहा है उसका विरोध करना, समाज की बुराइयों का दूर करना। तो ये हम पढ़ेंगे अपनी कल की क्लास में जब हम देखेंगे तो, है ना। आवाज में हो सकता है अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम हो, तबीयत खराब होने की वजह से ना, तो आप इतना थोड़ा एडजस्ट कर लेना, 1-2 क्लास में ये ठीक हो जाएगा। पर्शियन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया, ये तो हमने आपको तभी बता दिया जब प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे कि पहले यहां तक राजपूत समय तक संस्कृत को बढ़ावा मिला, राजपूतों के समय में थोड़ा हिंदी को बढ़ावा दिया गया, और उनके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल दोनों समय में पर्शियन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया, है ना। बस हमने ये बताया था कि जो दिल्ली सल्तनत है वहां पर्शियन तो कोर्ट की लैंग्वेज थी, और लिटरेचर की मेन लैंग्वेज जो थी वो तुर्की लैंग्वेज थी। जैसे ही मुगल आए तो पर्शियन तो कोर्ट की लैंग्वेज बनी रही, लेकिन लिटरेचर की जो मेन लैंग्वेज हो गई वो उर्दू हो गई, है ना। तो ये सब हम देख चुके हैं पहले। आर्ट एंड लिटरेचर, इन सबको बढ़ावा दिया गया। तो इनके तो आप कितने एग्जाम्पल खुद से लिख लोगे, है ना। जैसे लिटरेचर में आपकी अकबर ने तो ट्रांसलेट करने के लिए अलग विभाग बनवाया था, अनुवाद विभाग, है ना।
तो अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा कि महाभारत का अनुवाद किया गया और अलग अलग टाइटल्स का उनके पर्टिकुलर नाम भी थे। एक आधा एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो, शायद रज्जनामा या इस तरह से महाभारत का अनुवाद किया गया था। एग्जैक्ट नाम हम वहां पे इसका लिख देंगे। तो ये हमने देखा लिटरेचर का काफी। बाकी आप जो भी आपको याद आ जाए, आपको अबुल फजल का आईने अकबर याद आ जाए तो आप वो लिख देना। जो भी एक दो बुक आपको इस समय की याद आ जाए उदाहरण के तौर पे, उदाहरण लिखना जरूरी है, ठीक। तो जो याद है वाला लिख दो। इसके बाद में देखो आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट में, स्थापत्य प्रभाव में, इसमें भी आप कई सारे नाम लिख सकते हो। जैसे अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाया, फिर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। जहांगीर के समय पे नूरजहां ने अपने पिता के लिए एतमाद उद्दौला का मकबरा बनवाया। ये पहली बिल्डिंग है भारत की जो पूरी तरह सफेद संगमरमर का पत्थर का प्रयोग करके बनी। इससे प्रभावित होकर फिर शाहजहां ने ताजमहल ही बनवा दिया ना। तो 3-4 बिल्डिंग के हम नाम लिख देंगे, उससे पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के स्थापत्य में क्या प्रभाव आ रहे थे, ठीक। और कुछ नई चीजें हो रही थी डिजाइन के बेसिस पे, जैसे गार्डन में 4 बाग पद्धति आ रही थी, है ना, तो इनको यूज करा गया है। बाकी मस्जिदें जैसे जामा मस्जिद वगैरह बनाई गई तो वो आप लिख सकते हो। डन। सोशल इंपैक्ट में क्या क्या हो रहा है, तो एक अर्बन इलाइट ग्रुप जो है, जो कि ट्रेड को बढ़ावा मिल रहा है ना, तो एक अर्बन इलाइट ग्रुप जो मुगल एरिस्टोक्रेसी क्लास है, अर्बन मिडिल क्लास, वो बिल्ड हो रही थी समय के साथ। रिलीजियस टॉलरेंस खासकर अकबर के समय पे है ना, ये हमें देखना है। एंड एजुकेशन में चेंज आ रहे थे, मदरसा मकतब ये बनाए जा रहे थे। उर्दू लिटरेचर और जो दीन तालीम है उसको बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन इसी समय संस्कृत, अवधी, लोकल, इन भाषाओं को भी बढ़ावा मिला, है ना। तो ये चीज आप इसमें लिख सकते हैं। एक ये थोड़ा सा खराब चीज है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो बढ़ने लगा। मुस्लिम में भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो गया और हिंदुओं में भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब जाति और धर्म के आधार पे अलग अलग, खासकर जाति के आधार पे लोगों के स्टेटस के लेवल होने लगे, है ना। सामाजिक स्तरीकरण जो है वो दोनों ही वर्गों में देखने को मिला। खासकर देखो ये जो सामाजिक स्तरीकरण होता है ना, इसको आपने हिस्ट्री में अलग अलग तरह से पढ़ा होगा, लेकिन मेनली जो है ये जो है आय से जुड़ा हुआ है ना, या जो संसाधन है उनके वितरण से जुड़ा हुआ है। जब जब समाज में असमानता बढ़ेगी तो सामाजिक स्तरीकरण बढ़ेगा। अब वो चाहे जाति के आधार पे हो, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे क्षेत्र के आधार पे हो, तो उसके भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें और बहुत डीप तरीके से देखें तो उसके मूल में हमेशा प्राचीन काल से अभी तक आर्थिक असमानताएं ही होती हैं। किसी को पता ना चल जाए ये आर्थिक असमानताएं, तो इसलिए उसको कुछ कुछ अन्य आधारों को सामने लाया जाता है ना, उनके आधार पर उनको प्रकट किया जाता है। आप बहुत ध्यान से कभी सोचेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी। वो आपके पेपर के काम की चीज नहीं है, उसको आप छोड़ दो। आप बस ये लिखेंगे सामाजिक स्तरीकरण को बढ़ावा मिला और मदरसा और मकतब जो है उनकी स्थापना की गई और रिलीजियस सहिष्णुता का दौर था। जब ये लिखोगे तो खासकर अकबर जरूर लिख देना, है ना। क्योंकि औरंगजेब के समय पे ये नहीं माना जाता है ना। अकबर के बाद में जहांगीर के छुटपुट कुछ एक एग्जाम्पल छोड़ दो तो वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था। फिर शाहजहां के बारे में भी कहा जा सकता है ना कि शुरू में थोड़ा कट्टरपन दिखाया, फिर की धार्मिक रूप से सहिष्णु। औरंगजेब के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो आप लिख देना जब भी लिखो तो स्पेशली अंडर अकबर, सेफ साइड के लिए। डन। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे मुगल सत्ता कमजोर हुई और जो अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली, उसके आक्रमण भारत पे होने लगे, ठीक। उससे पहले नादिर शाह के आक्रमण हुए अहमद शाह से पहले। तो मुगल सत्ता के कमजोर होने का फायदा उठा के उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि ये जो अवध वाला हिस्सा है
इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, ये एक सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम बन गया। ठीक, तो यहां से हमको हमारा अगला टॉपिक मिल गया कि अब हमें अवध पढ़ना है। लेकिन उससे पहले कि कंक्लूजन क्या लिखें, तो द मुगल पीरियड प्रोफाउंडली शेप्ड उत्तर प्रदेश आइडेंटिटी, बिल्कुल ठीक है ना, पूरे उत्तर प्रदेश पे कब्जा था। कहां से कहां तक, फ्रॉम आर्किटेक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू कल्चर एंड ट्रेड, सब कुछ प्रभावित था, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे स्थापत्य हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे व्यापार हो। बाकी वाला आपके काम का नहीं है, इतने से ही अपना है ना, पता है, छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा कंक्लूजन। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में अवध राज्य कैसे स्थापना हुई, कैसे डिक्लाइन हुआ, ये सब चीजें हमें जाननी है। तो स्थापना तो हल्की हल्की आपको पता चली गई है ना, उसी को यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिख देंगे। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि द किंगडम ऑफ अवध the kingdom of Awadh was a prominent semi-independent princely state located in the northern region of the present day Uttar Pradesh, है ना। एक्चुअल में सेंट्रल प्लस जो नॉर्थ रीजन है उनको मिला के ये है। और मुगल एरा के डिक्लाइन के बाद में इसकी स्थापना हुई। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे लिख देंगे। आप चाहें तो ये ना लिख के सीधा यहां से भी शुरू कर सकते हैं कि जो मुगल साम्राज्य है उसकी कमजोरी का लाभ उठाते हुए सादत खान या बुरहान उल मुल्क ने अवध में एक अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, है ना। आप ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, फिर हेडिंग डाल दोगे मेजर नवाब ऑफ अवध, फिर उसमें एक एक करके कुछ लिख देंगे, है ना, जो 2-4 मेन नवाब हैं उनके बारे में और कुछ चीजें लिख दी जाएंगी। क्लियर है ना। तो ये हमने देख लिया इसमें इंट्रोडक्शन क्या आ सकता है। अब कुछ मेन नवाब कौन से हैं। सादत खान, ये तो फाउंडर ही है, तो इसमें फाउंडर लिख देंगे, है ना। बाकी आते हैं सफदरजंग, तो उन्होंने इसका विस्तार किया जो टेरिटरी थी। फिर आ गए शुजाउद्दौला, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। ये जो शुजाउद्दौला हैं, इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली की तरफ से लड़ाई लड़ी, है ना, जो इंडिया का गुट था मराठों के अंडर में, और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली। तो शुजाउद्दौला ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है अहमद शाह अब्दाली की तरफ से लड़ी। इसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर। तो देखो जैसे ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मान लिया कि बिहार, इधर थोड़ा सा बंगाल है ना, और इधर ये मराठा का किंगडम मान लिया इधर। तो जब इनके बीच में लड़ाई हो रही है तो इन्होंने इनका भाग लिया। फिर ये जो बंगाल के नवाब हैं, तो इनका युद्ध हो रहा है अंग्रेजों से। बैटल ऑफ बक्सर आपने पढ़ा ही होगा, कोई नई बात नहीं है। तो उसमें ऑब्वियसली इन्होंने किसका साथ दिया था, जो बंगाल के नवाब है उनका ना, मीर जाफर था, वो भाग के इनके पास आ गया था। ये सब चीजें फिर बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर में ये हार गए। और उसके बाद से लगातार अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति समर्पित रहे, और ऐसा भी कहा जाता है कि अवध ने अंग्रेजी साम्राज्य के लिए 2.5 माह की भूमिका निभाई। तो अब ये क्वेश्चन इस पे में ना देखे, इसमें मैंने देखी भारत में जो अंग्रेजी शासन की स्थापना थी उससे उत्तर प्रदेश की उस समय की क्या भूमिका थी। तब आप इस डायरेक्शन ले जा सकते हैं अपना क्वेश्चन का आंसर, है ना, कि किस तरह से अवध बैटल ऑफ बक्सर में हारा। फिर उसने हमेशा अंग्रेजों के प्रति समर्पण की नीति अपनाए रखी, और यहाँ के जो संसाधन है, चाहे वो रिवेन्यू हो चाहे ह्यूमन हो, उन्होंने अंग्रेजी शासन की स्थापना में योगदान दिया, है ना। योगदान थोड़ा पॉजिटिव टर्म में होता है, आप समझ गए, आप लिख लेंगे, है ना। आसफउद्दौला, इनके बारे में कुछ लिख सकते हैं। ये जो कैपिटल है वो फैजाबाद से लखनऊ कैपिटल ले आए। एंड वाजिद अली शाह, ये तो 1857 की क्रांति में पड़े होंगे ना, अंतिम नवाब थे। अंग्रेजों ने ये बोल के कि कुशासन है, तो इस आधार पे इनको हटा दिया, निर्वासित कर दिया।
इनके बेटे का नाम था बिजरिस कद्र और बेगम का नाम बेगम हजरत महल। उन्होंने 1857 की क्रांति में फिर रिवोल्ट कर दिया था, है ना। ये ऐसे कह सकते हैं 1857 की क्रांति में उन्होंने यहाँ पे भाग लिया और कुछ समय के लिए तो उन्होंने अंग्रेजी सत्ता यहाँ से खत्म ही कर दी थी, बाद में फिर वो हार गए। तो ये हमने स्थापना देख ली अवध की, कैसे कैसे उत्तर प्रदेश में स्थापना हो रही है ना। कौन कौन से नवाब थे। पहले सादत खान ने मुगलों का फायदा देखते हुए अपना को स्वतंत्र कर दिया, धीरे धीरे उनका विस्तार हुआ, फिर अंग्रेजों से हार गए तो धीरे धीरे उनके अधीन चले गए। लास्ट में अंग्रेजों ने पूरा साम्राज्य हड़प लिया, उस नीति का नाम ही था हड़प नीति, और फिर इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया, है ना। ठीक, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक फीचर्स तो वो इनके वही हैं सेम जो मुगल वाले थे, है ना। जैसे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, ये हम मुगल में बताना मिस हो गया। मुगल सत्ता भारत में स्थापित हुई तो उसका एक ये भी प्रभाव था, दिल्ली सल्तनत भी जो है सेंट्रलाइज था। उससे पहले राजपूत और गुप्त काल के बाद 600 साल तक भारत में कोई बड़ी सेंट्रलाइज पावर नहीं थी, है ना। तो सेंट्रलाइजेशन मुगल में भी लिख देंगे, इनमें भी लिख देंगे। रिवेन्यू कलेक्शन हो, स्टैंडिंग आर्मी रखनी हो, ये सब में मुगल के हिसाब से ये चलते थे, मतलब स्टैंडिंग आर्मी ये भी रखते थे। लेकिन आपको पता होगा बक्सर की लड़ाई के बाद में फिर ये जो ब्रिटिश हैं उनको पैसा देते थे और वो आर्मी रखते थे और वो इनको सुरक्षा देते थे। तो पोस्ट बक्सर ये बात नहीं है कि वो स्टैंडिंग आर्मी रखते थे। पोस्ट बक्सर की लड़ाई के बाद में क्या था कि रिलाइंग ऑन ब्रिटिश सपोर्ट, फिर ब्रिटिश सपोर्ट पे निर्भर रहते थे। इकोनॉमिक देखें तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया, ट्रेड को बढ़ावा दिया, सेम मुगल वाला पॉइंट है। कल्चरल कंट्रीब्यूशन, गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा दिया, इसका मतलब हिंदू मुस्लिम जो समन्वय है उसको बढ़ावा दिया। आर्ट फॉर्म वाला पॉइंट आप यहाँ पे नया लिख सकते हो, जैसे वहां पे भी था बट यहाँ डांस, म्यूजिक, इन सब चीजों का रोल बढ़ जाता है। वहां पे आर्किटेक्चर का रोल ज्यादा था, है ना। देखो तो डांस में कथक के लिए तो फेमस ही है, लखनऊ घराना, तो इसको लिख देंगे। इसके बाद में फिर म्यूजिक में ठुमरी, गजल, कव्वाली, बाकी लिटरेचर वगैरह को बढ़ावा दिया। आर्किटेक्चर यहाँ का भी फेमस है तो इसको लिख के बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा। ब्रिटिश रेजिडेंसी, तो ब्रिटिश वहां पे रहने लगे, उसको ब्रिटिश रेजिडेंसी कहने लगे, लेकिन वो बनवाया तो नवाबों नहीं था, ठीक है ना। तो ये हमने इनका जो आर्किटेक्चर चीजें है वो, तो हम क्या स्थापत्य पे क्या प्रभाव था, कल्चर पे क्या प्रभाव था, कैसे स्थापना हुई, पतन कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम हेडिंग बाई हेडिंग समझ गए यूपी के विशेष संदर्भ में, है ना। अंग्रेजों के साथ में रिलेशन देखें अलग से तो हम बता ही चुके, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ये उन पे निर्भर रहने लगे, फिर धीरे धीरे करके वो अपना कंट्रोल बढ़ाते चले गए। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही हुई थी ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, है ना, जिससे इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता लिखित रूप में स्वीकार करी थी। फिर इन्होंने बफर स्टेट के तौर पे काम करा लंबे समय तक, जब तक मराठों का खतरा बता रहा, तो ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश और मराठों के बीच में, और धीरे धीरे इनकी सॉवरेनिटी कम होती चली गई और फिर तो कुशासन के आधार पर मिला ही लिया। फिर 1957 की क्रांति में विद्रोह करा। ये सब कहानी हमने आपको सुना दी, अब आपका रीड करना बस बाकी है। लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन, है ना। देखिए कि द अवध किंगडम लेफ्ट एन एंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑन उत्तर प्रदेश पॉलिटिकल हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज एंड आर्किटेक्चरल लीगेसी। तो आप खुद सोचो कि, है ना, कल्चर में डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, स्थापत्य की बात करें तो बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा आज भी लखनऊ की शान है ना। तो एक छोटा सा कंक्लूजन ऐसे आप लिख सकते हैं, अब मध्यकालीन इतिहास में, उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में बस हमारा ये टॉपिक बचा है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो इससे भी अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। हमने बताया पूरे मध्यकालीन से ही एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पूरे चांस हैं आगे कि क्वेश्चन बनेगा। तो हम तो जहां से भी थोड़े से भी चांस है तो उसको कवर कर रहे हैं ना। तो इसे हम कल की क्लास में करेंगे। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।